तो जितना भोजपुरी का सम्मान है, ब्रज का सम्मान है, उतना ही बुंदेली का सम्मान है, उतना ही मराठी का सम्मान है। ये भाषाएं तो हमारी माँ की तरह हैं। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा है। अमोसा के मेला के बिना ये बातचीत अधूरी रह जाएगी। अगल में बगल में सगल गांव देखा, धर्म में करम में लगल गांव देखा, अमौसा ना है चलल गांव देखा। पहचान अपनी एक ये भारत की संस्कृति, पहचान अपनी एक ये भारत की संस्कृति, सदियों से सनातन है, सनातन ही रहेगी। नमस्कार सर। संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज की सौंधी महक आज झीलों की नगरी को महका रही है। महोदय, भोपाल में आपका तहे दिल से स्वागत है। हार्दिक आभार। तो मित्रों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि जिन्होंने राष्ट्रवाद, समर्पण, त्याग और न्याय की भावना से पूरे देश को ओतप्रोत कर रखा है। तो आइए आज हमारे उत्साह और उमंग के साथ इस अनोखी और दिलचस्प वार्तालाप का प्रारंभ किया जाए। सर, हमने कल हिंदी दिवस मनाया। हाँ जी। आज जो हालत हमारी हिंदी भाषा की है उससे भी बुरी हालत आज हमारी इन हिंदी उपभाषाओं की है। जब मैं बोलियों की बात करता हूँ तो कई सारी बोलियाँ तो हमारे समाज से विलुप्त हो गई, और जो बची बोलियाँ हैं कई सारे लोग उनको बोलने में असहज महसूस करते हैं। तो हम हमारे समाज में बोलियों को जीवित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, ये तो कई बार आपको भाषा शास्त्री आलोचक भी और जो हिंदी साहित्य के उस तरह से अध्येता है या जो उसके दर्शन को समझते हैं वो आपको और अच्छे जवाब देंगे। हालांकि हम लोग भी उतना ही लिखते पढ़ते हैं और मंचों पर उस तरह से वाचिक परंपरा में, संवाद की परंपरा में कालपाठ भी करते हैं। कई बार क्या होता है कि आज जैसे कुछ को हम लोग बोली कह रहे हैं, कई बार यही भाषा थी, आज भी ब्रज भाषा है लेकिन फिर बोली कहते हैं, ठीक है ना। तो बोली और भाषा, अब चूंकि भाई भाषा के साथ उसका क्या है कि जो उसकी एक लिपि होती है, कुछ उसकी अपनी तकनीकी और कुछ उसकी आदर्श आवश्यकताएं भी है। तो शासन व्यवस्था जिसमें आई, कभी फारसी हो गई। अब फारसी पता चला कि वो एक तरह से राजभाषा भी कोर्ट लैंग्वेज होगी जो उस समय जिसका शासन था, तो जो जितना उनके अधिकार क्षेत्र में सब जगह फारसी बोली गई, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और रहा, जैसे कभी किसी समय ब्रज का था, इधर उधर। आज देखिए, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी दिवस वही सारी संदर्भ भी आपने कहे और बोलियों को लेकर के, हिंदी को लेकर के चाहे जितनी संकट की बात की जाए, लेकिन हिंदी एक उदार मना भाषा है। बहुत उदारता के साथ बाहें फैला करके इसने तमाम बोलियों का स्वागत किया, विदेशी भाषाओं को भी लिया। देखिए, भाषा भी वही है, और भाषा कहा जाता है ना कि बिल्कुल एक अविरल, वो जैसे नदी का प्रवाह जब अविरल नदी होती है ना, तो कुछ झाड़ झंकार होते हैं, खरपतवार उनको बहा ले जाती है, उसकी अविरलता का जो वेग है और तेज है, ठीक है। तो हिंदी भी इसीलिए तमाम संकट की बातें होते, चुनौती की बातें होती, ठीक है, अपनी जगह है, उसकी शुद्धता को लेके हो सकता है और उसके कुछ और संदर्भों को लेके हो सकता है, लेकिन हिंदी आज पूरी दुनिया में है, जनसंचार में, पत्रकारिता में, फिल्म माध्यम में, ले लीजिए संवाद के माध्यम में। और मैं फिर कहता हूँ कि भारत जैसे देश में, चूँकि यहाँ पे अंग्रेज़ भी रहे, तो कहीं ना कहीं वो भाषा और वो संस्कृति या कल्चर यहाँ भी है। हम उर्दू फारसी से भी उसी तरह वाकिफ़ हैं, ठीक है ना। और बोलियाँ तो इतनी हैं, जो वो कोस कोस पर बदले पानी और बानी की बात होती है ना, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जैसे आज अगर कोई बच्चा ये कहे कि पापा मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया, ये भी हिंदी है इसको हिंदी माना जाएगा, मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया, वो बदले अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये सामान्य समझ की बात है। अगर हम दुश्मन शब्द लेंगे तो इसका मतलब कि वो समझ रहा है कि हम बैरी या शत्रु भी बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा लिखने का संदर्भ आता है जैसे हिंदी में, कि आज हम बातचीत में कह देते हैं कि आज अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे थे, ये भी सामान्य है, लेकिन जब लिखेंगे तब हमें लिखना होगा विभागाध्यक्ष, जब हिंदी अखबार में लिखेंगे। हम बोलियों पे आते हैं, बोलियों का योगदान बहुत है। देखिए, बोलियाँ अपने साथ संस्कृति लेके चलती हैं, संस्कार लेके चलती हैं, सरोकार लेके चलती हैं। जैसे मैं अपने वैसे तो मैं पैदा पला बढ़ा सब इलाहाबाद में, तो आज के प्रयागराज में, लेकिन मेरा जो मतलब जो मूल है उस तरह से तो वो बनारसी है, तो भोजपुरी बनारसी मेरे भीतर। तो शब्द अपने साथ पूरे तौर पे एक संस्कार लेके चलते हैं, उनका कोई विकल्प भी नहीं है। माफ़ करिए कि पर्यायवाची शब्द पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाता, हर शब्द खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। हर शब्द एक तरह से अगर कहा जाए तो उसकी अपनी स्वायत्तता है।
जैसे गोड़ है, पैर है, हमारे भोजपुरी शब्द है। तो कई बार होता है ना कि आप देखिए किस कोई पैर लागू नहीं कहता, गोड़ पाए लागू कहेगा, गोड़ लगा थी, टांग लगा थी, सुना है आपने? नहीं सुना है ना, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि उस शब्द के साथ वो संस्कार जा रहा है। तो बोली की जहाँ तक बात है, देखिए बोलियों ने समृद्ध किया और बोलियों ने तो भाषाओं को भी ऊर्जा दी है। आज के समय में जब पूरी दुनिया ग्लोबल हो रही तो लोकल से ही ग्लोबल हो रही। आप एक शब्द लीजिए अपने, देखिए आप जैसे कि सुमेधा, ठीक है, आप कच्छ से हैं, आपका कोई एक शब्द होगा जो बोलेंगे वो उस गुजरात की पहचान बताएगा, है ना। प्रेक्षा जैसे आप हैं, आप जहाँ छिंदवाड़ा से हैं, तो बोली का एक्सेंट भी होता है। तभी तो होता है ना। आप एक वाक्य नहीं, आधा वाक्य बोलेंगे, लोग पहचान लेंगे, अरे आप वहाँ की हैं क्या, है आदर्श, आप मेरे बगल एकदम रायबरेली के हैं, ठीक है। तो जावो जैसी अवधि टच है, एक है ना, तो आप आदमी पकड़ लेगा कि अरे यार उस बेल्ट का है। या कभी आप जैसे प्रयागराज इलाहाबाद रहे, अभी आप मध्य प्रदेश, तो ये बोली का होता है। बोली आइडेंटिटी कैरी करती है, बोली हमारी पहचान होती है, और पहचान संस्कृति होती है। वो शब्द बताता है कि यहाँ पे क्या है। अगर लगा कि जैसे मैं उसमें कि माड़ो, तो शादी ब्याह में लगता है हमारे पूर्वांचल में, तो माड़ो एक संस्कृति कैरी कर रहा है। हो सकता है वो दूसरे शहर का आदमी नहीं जान रहा हो जहाँ जा रहा है, लेकिन हम जैसे ही माड़ो कहते हैं पता जब माड़ो लगता है, गड़ता है, तो क्या है ना, जो एक बात कह रहा हूँ। तो बोलियों का योगदान, कि बोली हमारे रोज़ की बोलचाल में, उठने बैठने में उसका योगदान है। बोलियों से हम कभी दूर हो ही नहीं सकते। हम शहर आए अपनी कुछ आवश्यकताओं के लिए, हो सकता है किसी नौकरी, किसी काम धंधे के लिए, या हो सकता है अपने इस स्तर को ऊंचा उठाने और विस्तार देने आए हों। यहाँ स्तर को उठाने से मतलब ये नहीं कि कोई गांव का आदमी भी उतना स्तरीय हो सकता है। मेरे कहने का अपने काम धंधे या अपने व्यवसाय को, या जैसे वो गाँव हो सकता है उस समय आपके सपनों की उड़ान के लिए छोटा पड़ रहा हो, इसलिए आपने वो गाँव छोड़ा, वो कस्बा छोड़ा। वो खराब थोड़ी था, ऐसा कुछ नहीं है, वो खराब नहीं है, लेकिन वो उस लिहाज से छोटा पड़ रहा था, तो उसको आपको विस्तार देना था। बात आप सुना ना, उसको विस्तार। जैसे एक छोटा कमरा है, ज़मीन भले आपके पास, तो उसमें और लोग बढ़ गए, तो उसको आप तोड़ नहीं रहे, वो एक नवनिर्माण करने के लिए उसका एक हिस्सा तोड़े ताकि उसे बढ़ाया जा सके। तो ये कारण होता है। तो आप बोली लेके जाते हैं। आज क्या है, आज देशज शब्दों की पकड़ सबसे ज़्यादा है। आज आदमी फिर उधर ही भाग रहा है, वापस प्रकृति की ओर लौट रहा है। अब उसको उंगली से मंजन करने में शर्म नहीं, गर्व महसूस हो रहा है। अब उसको जो सोकाल योगा होकर क्या योग करने में उसे खराबी नहीं महसूस हो रही है। अब आज भारतीय परिधान पहनने में वो एक अलग तरह का उसको आनंद आ रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह बोली है, ठीक है। तो अब और कई शब्द, बोली का एक और बताऊँ आदर्श, कई शब्द ऐसे हैं जो पूरे देश में एक हैं। हम धोती कहेंगे तो वो गुजरात में भी धोती है, राजस्थान में भी धोती है, बनारस में भी धोती है, बिहार में भी धोती है, ठीक है। तो धोती से आ जाएगा। अब उसमें भी एक मर्दाना भी हो जाती है। तो भाई मतलब जो बोली है ना, वो बड़ी प्यारी चीज़ है। आप ब्रज में जाएंगे तो आप जब सुनेंगे, ब्रज में जब छंद सुनेंगे, कृष्ण राधिका सुनेंगे और वो संदर्भ सुनेंगे, तो एकदम ऐसे ऐसे होने लगता है। तो क्योंकि बोली अपने साथ इतिहास, संस्कृति सब लेकर के चलती हैं, सरोकार लेकर के चलती हैं। और उस जन भावना, बोली का जो मूल मैं बताऊं, बोली उस जन भावना का प्रकटीकरण है जहां कुछ भी आयातित नहीं है, कुछ भी आरोपित नहीं है, जो है जैसा है। जैसे कबीर कहते हैं, जस की तस रख धीनी चदरिया। तो बोलियों का योगदान हमारे समाज में, राष्ट्र निर्माण में और हमारे संवाद में बहुत अधिक है। बिल्कुल। और आपने बात की कि भाषा प्रारंभिक में बोली ही होती है, और मैंने इंग्लिश में एक कहावत भी सुनी थी कि अ लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट बिटवीन आर्मी, कि एक भाषा है जो बोली होती है, जो कि अपने सेना और नौसेनाओं से बनती है। आपने ये भी कहा कि भाषा की जो बोली होती है उसका पीछे का इतिहास उसके साथ जुड़ा होता है, उसके पीछे के लोग, उसके पीछे की कहानियाँ जुड़ी होती हैं। बहुत बिल्कुल। तो किसी बोली का ख़त्म होना मतलब उसका अंश ख़त्म होना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बोली को अपने क्षेत्र में कम से कम बोलें और उसका विस्तार करें। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद सर। बल्कि मैं चलते चलते इसमें एक 4 पंक्तियाँ मुझे आई हिंदी को लेकर के और बोलियों का। तो उसमें मैंने लिखा कि भावों में प्रबल भावना सद्भाव है हिंदी। आज हिंदी भी अगर बढ़ी तो उसके पीछे क्या है, ये एक लंबी कविता का छोटा अंश है। भावों में प्रबल भावना सद्भाव है हिंदी, माला है बोलियों की है जुड़ाव है हिंदी, माला है बोलियों की है जुड़ाव है हिंदी।
बहती नदी की धार सहज नाव है हिंदी, बहती नदी की धार सहज नाव है हिंदी, शहरों में फली फूली मगर गांव है हिंदी। शहरों में तो बोलियों का है, हिंदी भी बोलियों से समृद्ध हुई। सर, आप मध्य प्रदेश के नगरों में पहले भी आए हैं। जी जी जी, भोपाल भी आप पहले आए हुए हाँ हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के युवाओं से आपकी खास लोकप्रियता है। आपने यहाँ के युवाओं में ऐसा क्या अलग देखा? आप पहले तो देखिए ये जो भोपाल है ना, और यहाँ जो ताल है, इसको मैं इस संदर्भ में देखता हूँ कि ये जो भरा हुआ ताल है, ये कला साहित्य संस्कृति और जन सरोकारों से भरा हुआ ताल है, और इसमें युवाओं की ऊर्जा भी दिखती है। भोपाल में कई बार आया, पिछले साल भर में करीब 4-5 बार आना हुआ अलग अलग कार्यक्रमों में। तो मेरा जो मानना है, और देखिए कल ही जब मैं आया तो यहाँ से कुछ बच्चे लेने गए थे, तो 2-3 लोग आ गए और वो कुछ झिझक रहे थे, फिर उन्होंने मुझे टीवी के माध्यम से देखा था, और या कुछ और संदर्भ रहा तो उन्होंने पंक्ति तक सुना, ये भी नहीं कि कोई अलग अलग बात। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपकी कला है, जो आपकी या कविता है, ये आपको बिल्कुल एकदम जिसे इसको ये आपको वैश्विक बनाने की क्षमता रखता है। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व है। वो उत्तरदायित्व हम लोग भी समझते हैं। जब ये युवा साथी, आप जैसे युवा साथी, जब जैसे प्रेक्षा आप हैं, आप ये सवाल कर रही हैं, तो पहले भी हम लोग आए हैं, मैं आया हूँ, कई बार आया हूँ भोपाल। तो युवाओं का जो समर्थन मिला, उससे मन में ये उत्साह जगता है कि हमें अच्छा रचना है, हम एक जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, एक कर्तव्य बोध लेके चल रहे हैं। देखिए, हमारी कविता की परंपरा एक संवाद की परंपरा है। आप जनसंचार के एक छात्र हैं। यस सर। ठीक है, तो टीवी भी माध्यम है, अब मोबाइल आ गया है, अखबार है, ये कविता के मंच हैं, और भी बहुत सारे, ये भी हमारी परंपरा का है। मैं आपको बताऊं बिटिया, उदाहरण दे रहा हूं अपनी पंक्तियों से। बीच रण क्षेत्र में देखिए, एक होती है योजना, योजना यानी प्लानिंग, पहले से होती है ये करना वो करना का, लेकिन एन टाइम पे जब आप युद्ध भूमि में पहुंचते तो पता चला ये हो गया वो हो गया, जैसे आपने सारी तैयारी की, अब पता चला आंधी तूफान आ गया। तो अब यहाँ पे आपका रण कौशल देखा जाए कि अब आप क्या करोगे। योजना तो थी कि यहाँ तंबू लगा बहुत बड़ा कार्यक्रम करते खुले में, तो रण कौशल कैसे पता चला कि तुमने एक ऑडी भी वहाँ पे सेट कर रखा था, या कोई ऐसी जगह ले ली थी जहाँ पे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सके। तो रण क्षेत्र की बात आपसे कर रहा हूँ। तो आज जैसे आदमी कहता है कि मतिभंग हो जाना, या इवन डिप्रेशन जैसा शब्द आता है, या बहुत आदमी बहुत ही लो फील करता है, सारी चीज़ें। अर्जुन सब कुछ छोड़ दिए थे, उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर, सबसे बड़ा वीर, कृष्ण जी को आना पड़ा। तो कृष्ण जी ने क्या किया था? संवादित किया था, और हम तो कहेंगे एक तरह से सबसे लंबा काव्य पाठ किया था किया था कि नहीं है? वो संवाद किया था। तो आप ये जो युवाओं से हम लोग जैसे जब बात करते हैं, तो जो संवाद करते हैं, तो हमारे से युवा, तो उन्होंने जो समर्थन, जो प्यार देते रहे, वो ही हमारी असली शक्ति है। तो मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है। संवाद की परंपरा, जो जनसंचार के छात्र भी संवाद ही तो कर रहे हैं। छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा है, संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा है। तो हम लोग जब संवाद करते हैं और जो आपका समर्थन मिलता है, तो युवा, मैं बिल्कुल बिना किसी शको शुबा, बिना किसी संकोच कहूँगा कि युवाओं ने जो एक निर्णायक भूमिका मेरे कविता के जीवन में, क्षेत्र में की है, उसके प्रति मैं अशेष ऋणी हूँ, और मैं शब्दातीत हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनका धन्यवाद करने को। उन्होंने मुझे जो ऊर्जा दी, जो समर्थन दिया, जो स्नेह दिया, ठीक है ना, उसने मुझे और प्रेरित किया कुछ अच्छा लिखने को और जिम्मेदारी निभाने को। इसलिए मैं ऋणी हूँ, और भोपाल का ऋणी हूँ, पूरे देश की युवाओं का ऋणी हूँ। धन्यवाद सर। सर, आप कानून के अध्येता हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉ डिपार्टमेंट में आप पढ़ा रहा हूँ जी। तो सर, इसको मैं आपकी कानून से कविता तक की यात्रा कहूँ, या कविता से कानून तक की यात्रा कहूँ?
दोनों को समग्रता से देखने की आवश्यकता है। जैसे यह कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मेरी दाईं आँख ज़्यादा बड़ी है या बाईं आँख, मतलब इसका दर्द मतलब उस तरह से रोशनी के लिहाज से, या माता पिता में कौन, हालांकि उसमें भी मैं स्वयं 1% ही सही तो मैं माता को या स्त्री को 1% ज़्यादा रखता हूँ, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है कहना। मैं ये कहता हूँ कि कानून और कविता ने दोनों ने परस्पर एक बड़ी भूमिका निभाई है मेरी लेखनी में। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब जैसे हमारे यहाँ नियम है, आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आप कबीर विश्वस्तरीय तैराक हैं। अब आज भोपाल में झीलों की तालों की नगरी है और ये आपके साथी मान लीजिए आदर्श हैं, मित्र हैं, सपोज मान लीजिए आदर्श वहाँ पे जो है एक सेवा कर रहे हैं, लाइफ गार्ड की कर रहे हैं, जो डूबते को बचाने की किसी की जिम्मेदारी मान लो, ठीक है। और आप अंतर्राष्ट्रीय तैराक हैं। अब वहाँ कोई व्यक्ति डूब रहा है, हो सकता है आदर्श उस समय आजकल जैसा है चलन, कान में मोबाइल लगाए या जो भी है उनका ध्यान वीडियो पे टीवी या उधर नहीं दे पाए। आप लेकिन देख रहे हैं, पर वो व्यक्ति डूब जाता है, आदर्श का ध्यान उधर नहीं है और आप देख रहे हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय तैराक हैं, तो किसी झील में कूद करके बचाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो ये लापरवाही हुई आदर्श की ओर से, तो इनके ऊपर तो कानून का शिकंजा कसेगा। क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी है इनकी, उत्तरदायित्व था इनका डूबने को बचाने, क्योंकि उसी लिए आई है, होते हैं ना लाइफ गार्ड्स होते हैं, उनकी तो नौकरी ड्यूटी वही है। एक कर्तव्य बोध से थे। आपके ऊपर नैतिक बोध है, कर्तव्य बोध नहीं है, कानून का बोध नहीं है, नैतिक बोध है। तो आपने नहीं बचाया अंतर्राष्ट्रीय तैराक होने के बावजूद, तो भी आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, ना आप सजा काटेंगे, ना आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। बात समझ, आदर्श के ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि ड्यूटी बाउंड है। यही कानून और कविता मेरी आती है। मैं बार बार कहता हूँ, हमें आज इतने कानूनों की आवश्यकता सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारा नैतिक स्तर और चरित्र गिर गया है, हमारी नैतिकता गिर गई है। आप लोग एकदम युवा पीढ़ी हो, हम लोग अपने समय माता जी, नाना नानी और भी बड़े लोग बिना कुछ कहानी सुना और उसमें एक नैतिक विचार, मॉरल सेंस होता था, उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसको कहते हैं, वो सुनाते थे। तो अगर नैतिकता का बोध हमारा ऊंचा रहेगा और बढ़ता जाएगा तो हमें कानूनों की कम आवश्यकता होगी। जितना नैतिक बोध गिरेगा, जैसे आपका नैतिक बोध बहुत उच्च स्तर का है, आप यहाँ मेरा पर्स गिरा हुआ देखते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि पहली चीज़ तो ये आपका नहीं है, दूसरा ये किसी और का है वो पर्स। तो एक तो होता है कि आप उठा कर रख लिए, यानी नैतिकता मर गई, लेकिन आपका नैतिक बोध उच्च स्तर का है तो आप उसे छुएंगे नहीं, बल्कि हम प्रयास करेंगे कि उस तक पहुँचा दे। तो अब कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि आप नैतिक उच्चता के शिखर पर हैं, ठीक है ना। बजाय जैसे आज हमारा देश दुर्गा काली, सीता माता का, लक्ष्मीबाई का है, सबका है, लेकिन स्त्रियों के खिलाफ बहुत, मतलब बच्चियों के खिलाफ इतना सब कुछ कौन कर रहा? हमारे समाज के लड़के ही तो कर रहे हैं। पर ये बच्चे भी तो कभी राम कृष्ण शिवाजी भगत सिंह की ही परंपरा के थे, हैं? ऐसा थोड़ी है, लड़के कहीं इधर से थोड़ी आए थे, परंपरा तो वही थी। गौतम बुद्ध, नानक, कबीर सब तो यही थे, ठीक है, लेकिन ये बोध हमारा जा रहा। तो यही कानून कविता एक साथ आती। तो मैं जैसे आपको दो उदाहरण देता हूँ, मैं सिर्फ अपने दो दोहे पढ़ रहा हूँ कि देखिए कहाँ कानून और कविता का और ये सारी चीज़ें और किस तरह से काम आती हैं। कि गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल, पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल। एक और मेरा दोहा देखें, जैसे विज्ञान की बात होती है सारी की, नैतिकता अगर रहेगी तो मैं बताऊं कि जिस गति से नियत गिरी उस गति से ईमान, जिस गति से नियत गिरी उस गति से ईमान, दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान, दोनों की गति। तो यहाँ मेरा बताने का अर्थ था कि कविता लिखते समय मुझे मेरे कानून की पढ़ाई ने बहुत मदद की। मेरी तमाम कविताओं में आपको कानून की झलक मिल जाएगी। उसी तरह कानून पढ़ाते समय मुझे कविता और साहित्य ने बड़ा प्रेरित किया। साहित्य के एक से एक उदाहरण है। आप जब प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं, जो क्या कहते हैं कि वो जो न्याय वाली बैठ थी, जब अलगू और जुम्मन वाला मामला था, जो है पंच परमेश्वर, तो लाख लड़ाई होने के बावजूद जब वो बैठता तो कहता नहीं, दिस इज द सीट ऑफ जस्टिस, तो न्याय की कुर्सी है। तो हमारा जिससे बैर है, मतभेद है, उसको भी हम न्याय की तुला में तोलेंगे। और हमारे वो हम भले उसको पसंद नहीं करते हो, लेकिन न्याय कहता है कि अगर वो सही है तो हम उसके हक में फैसला देंगे।
मेरी 4 पंक्तियां न्याय को लेकर के। मैंने कहा ना, कविता न्याय मेरे लिए दोनों ने मुझे सजाया संवारा, दोनों ने मुझे अंदर से बहुत ही एक सकारात्मकता के भाव से भरा है। अदालत सूर्य है वो न्याय का जिससे उजाला है। देखिए न्याय कैसे मेरी कविता में आ जा। अदालत सूर्य है वो न्याय का जिससे उजाला है, मुसीबत जब पड़ी है मुल्क पर इसने संभाला है। हमारे काम को देखो, हमारे वस्त्र मत देखो, हमारी आत्मा उजली है केवल वस्त्र काला है। तो आया न्याय, न्याय का संदर्भ मेरी कविता में भी है। तो ये अलग नहीं है, हमको देख सोच कर चलना होगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। न्याय की अवधारणा तो मैं समझता हूँ कि वो तो ईश्वर की बात है, सत्य की बात है। न्याय का अर्थ ही यही है कि वहाँ पे हम किसी भी बैर राग द्वेष से हम मुक्त होकर करते हैं। तो यही काम कविता का है। जो कविता समाज को तोड़े, देश को तोड़े, लोगों में वैमनस्य पैदा करे, हैं, हमारे सांस्कृतिक माहौल को ख़राब करे, हमारी अच्छी परंपराओं को नष्ट करे, हमारे श्री और इतिहास को ख़राब करे, वो कविता कविता नहीं है। और उसी तरह न्याय की कुर्सी पे बैठा व्यक्ति अगर राग द्वेष और पसंद नापसंद पे चलेगा तो वो न्याय नहीं है। इसलिए मैं दोनों को एक तुला पे देखता हूँ। महोदय, कानून और कविता की बात निकली ही है तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपके पिता आदरणीय कैलाश गौतम जी द्वारा रचित कचहरी की कुछ पंक्तियों की गुजारिश करूंगी। हाँ, अब बहुत आभार सुमेधा जी। कीर्ति शेष कवि कैलाश गौतम जी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पूज्य पिताजी हैं। 2006 9 दिसंबर को दिवंगत हुए। पूरी कविता तो मुझे सुमेधा जी याद नहीं है, लेकिन कुछ पंक्तियां याद है। असल में उन्होंने अपने समय में एक आईना भी दिखाया था और सत्य से साक्षात्कार कराया था। कवि का काम ही यही होता है कि निडरता और निर्भीकता से, तो कैलाश जी इसीलिए जाने जाते थे। तो पहले तो मैं अपना एक दोहा जो मैंने पिताजी के लिए लिखा था मैं वो पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद कचहरी की जो पंक्तियां याद आती सुनाऊंगा। पहले मैं अपना दोहा पिताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप की धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश। ये मैं नहीं कहता, ये लाखों करोड़ लोग जो कैलाश जी को चाहते हैं उनकी बात है। धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश, अजर अमर तुम हो गए कविता के कैलाश। अजर अमर तुम हो गए कविता के कैलाश। तो कचहरी को लेकर के पिताजी ने, देखिए आज भी चल रहा है। आज हम लोग मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, है ना, ये सारी चीज़ पे आ गए हैं, लोक अदालत आ गए हैं। क्यों? क्योंकि अदालतों पे बोझ बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लिटिगेशन बहुत हो रहा है, बात बात पे हो रहा है। तो अदालतें इस बोझ से भरी हुई हैं, बहुत महत्वपूर्ण मामलों पे फैसला नहीं हो पा रहा है, बहुत चीज़ें। तो कचहरी की उस व्यवस्था में एक आम आदमी जो फंस जाता है, उसका समय जाता है, पैसा जाता है, निर्णय और फैसला नहीं हो पाता। इसको लेकर के थी कुछ पंक्तियां याद है, मैं बस ये बता दें। तो एक आदमी जो पीड़ित हो जाता है तो वो उसकी व्यथा थी कि ये कैलाश गौतम जी कहते हैं कि भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गिरस्ती चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। कचहरी हमारी तुम्हारी नहीं है, कहीं से कोई रिश्तेदारी नहीं है, अहलमत से भी मेरी यारी नहीं है, तिवारी था पहले तिवारी नहीं है। और इसमें मतलब बड़ा, इसमें जिसे कहते हैं कि जिसे बहुत जो डार्क सेटायर टाइप की बात है वो आई। तो अंत वो कहते हैं कि कचहरी का मारा कचहरी में भागे, कचहरी में सोए कचहरी में जागे, ठीक है। और ये हमें दलालों ने घेरा सुझाया, वकीलों ने हाकिम से सट के दिखाया, ठीक है। जहां कौरवों को स्वर्ग है कचहरी, वहीं पांडवों को नरक है कचहरी। नहीं कर सका मैं मुकदमे का सौदा, जहां था करौंदा वहीं है करौंदा। वो और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं मुझे याद नहीं। तो उन्होंने किसी कचहरी या कोर्ट कचहरी या न्याय व्यवस्था की अवमानना की बात नहीं थी, उन्होंने वो सच दिखाया था कि कितनी दिक्कत होती है, बार बार डेट पे डेट जाती है। तो इसको आप देखिए, कैलाश गौतम जी ने ये कविता 35 वर्ष पहले उस ज़माने में लिखी थी। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ, धन्य है न सिर्फ न्यायपालिका बल्कि न्याय के संदर्भ को जीने वाले लोग, जो न्याय के सरोकारी लोग हैं। किसी ने भी कुछ विरोध नहीं किया, बल्कि मैं समर्थन किया कि नहीं, आपने एक सच रखा है। और मैं बार बार कहता हूँ, व्यक्ति हो, समूह हो, संस्थान हो, सब में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हम हैं, 4 कमियां आज भी मेरे अंदर भी हैं, और 1-2 कमियां आप गौर करेंगे तो आपके अंदर है भी होंगी, और नहीं तो बल्कि मैं आप किसी से पूछेंगी तो हो सकता है वो आपको बता दे। तो वो है ना, किसी का शेर है, मुझे याद पड़ रहा कि बढ़िया से खूब खूब से बेहतर तलाश कर, दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। तो निरंतर आगे बढ़ते हुए हमें जो है कि आत्मानुशासन के साथ एक अपनी अंतर चेतना से संवाद करते हुए अपने अंदर सुधार के, और आत्म सुधार से बड़ी कोई चीज़ होती, बड़े से बड़े कानून बना दे, लेकिन अगर आत्मनियंत्रण, आत्मसुधार है, आत्मचिंतन है, तो आप नहीं करोगे। मैं एक छोटा उदाहरण दूं आपको। आज मैं इसी गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ,
तो पूरा वो जो रोड सी है गेस्ट हाउस के बाहर, उसके आगे जाने पे एक जगह मामूली से एक रस्सी लगी हुई है। अब हम लोग टहल रहे थे, मन हुआ कि एकदम सामने दूर चल जाए, लेकिन हमारे साथ एक और हमारे बड़े ही प्रिय मित्र हैं, प्रोफेसर हैं जो है ओझा जी, अन्वेष ओझा जी, हम लोग साथ में थे, वो भी प्रयागराज से हैं। हम लोगों ने अपने को रोक लिया, हमें कोई मना भी करने वाला नहीं था, हम लोग पलट आए। अब उस बहुत छोट मतलब इतनी सी मतलब समझिए कि आप समझिए कि आधा फुट की रस्सी थी, उसको डाक करके आगे जाने में हमें कौन रोक रहा था? नहीं, हमारा अनुशासन और हमारी नैतिकता रोक रही थी कि अगर ये रस्सी लगी है इसका मतलब एक नियंत्रण रेखा दी है, हमें उस पार नहीं जाना है। तो यही जीवन भी है, ठीक है। कानून अपनी जगह है, आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। तो अगर आप सजग हैं तो फिर आपको आवश्यकता नहीं होगी, तो न कानून टूटेगा और न सीमाएं टूटेंगी, न वर्जनाएं टूटेंगी, हमारा समाज और देश बहुत अच्छा होगा। तो उसी तरह कैलाश जी की जो कचहरी कविता थी वो उस चिंतन की कविता थी, उस चुनौती की कविता थी, उस कष्ट की कविता थी जो एक आम आदमी जिस दौर से गुजरता है, जो भोगता है, उसका एक सजीव चित्रण थी। और देखिए, मैं बार बार वही कहता हूँ ना, मेरा अपना ही दोहा है, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सुर कबीर। तो आज भी कैलाश जी अपनी कविता से कीर्ति शेष है। देह का अंत होना निश्चित है, लेकिन आदमी का अच्छा काम और उसकी रचना धर्मिता उसको सदैव जीवित रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, आपने अपनी रचनाओं से समाज को कई सारे बड़े संदेश दिए। आपकी एक कृति है नई सदी को पढ़ो कबीरा। जी जी हाँ। आप इस कृति से क्या संदेश देना चाहते हैं? कबीर यहाँ मेरे लिए प्रतीक के तौर पर हैं, और इसमें मतलब एक उदाहरण के तौर पे हैं कि कबीर जिस तरह से समावेशी थे, हमें उस तरह से देखना है। हमें जहाँ स्वस्थ परंपराओं को मानना है, वहीं हमें पाखंड पे प्रहार भी करना है और जन जागृति करनी है। उस 2.5 अक्षर, अच्छा ये भी एक दुर्भाग्य है, मतलब क्या कहूँ कि अक्सर कहा जाता है, कई लोगों ने ऐसे भी कहा है, लेकिन जो प्रेम और प्यार ये शब्द है 2.5 अक्षर, वाकई इसका पहला अक्षर ही अधूरा है, लेकिन उसी को तो पूरा करना हम लोग का काम है। तो कबीर भी उसी 2.5 अक्षर के लिए लड़ते रहे। आज भी सारी लड़ाई क्या है? प्रेम एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसा भाव है जो आपको तमाम विद्रूपताओं से मुक्त कर देता है, तमाम तरह के द्वेष से मुक्त कर देता है, ईर्ष्या से मुक्त कर देता है। तो जब आप ईर्ष्या, द्वेष और इन विद्रूपताओं से मुक्त होंगे तो आप सोचिए ना, आप ही तो समाज हो भैया। अगर मान लो पूरे देश की आबादी 10 लोगों की है, तो अगर एक व्यक्ति भी इस तरह से निर्मल हुआ तो देश अच्छा हुआ ना। 10 व्यक्ति हो जाएंगे, पूरा देश अच्छा हो गया। तो कबीर इसी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मेरी इस किताब यही है, नई सदी को पढ़ो कबीरा। इसमें कई 2-4 कविताएं ये जो कबीर जी को एक तरह से आदर्श के तौर पर, उदाहरण तौर पर, प्रतीक के तौर पर रखा। उठो कबीरा, बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, शब्दों को हथियार बनाकर फिर दुनिया से लड़ो कबीरा। मैं कविता पढ़ दूं तो 4 मिनट की है। तो ये इस कविता का यही संदेश है कि उठो कबीरा, बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, शब्दों को हथियार बनाकर फिर दुनिया से लड़ो कबीरा। जात को तोड़ो, पात को तोड़ो, तोड़ने वाली बात को तोड़ो, बिगड़ रहे हालात को तोड़ो, पागल हुई जमात को तोड़ो, दिन को तोड़ो, रात को तोड़ो, घात और प्रतिघात को तोड़ो, अकड़ भरी औकात को तोड़ो, झूठ की हर बारात को तोड़ो, पेट पे पड़ती लात को तोड़ो, सच्चाई की मात को तोड़ो, गीत गजल कविताई वाला थप्पड़ मुंह पर जड़ो कबीरा। उठो कबीरा, बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा। आगे देखें, आग लगाती आग बुझा दो। कैसी आग बुझाना है, कैसी आग जलाना है, ये भी जानिए। एक आग है जो कि चिराग रोशनी करता है, दूसरा धीरे से जला तो पूरा जल जाएगा। ठीक, आग लगाती आग बुझा दो, नए प्रेम की आग लगा दो, जहर उगाते बाग हटा दो, फूल नए रंगों के खिला दो, दूर करे जो सुर वो भुला दो, एक करे जो राग कढ़ा दो, प्रेम पगी साखियां सुना दो, फिर सोतों के भाग जगा दो, बांट रही दीवार गिरा दो, नई नई तस्वीर बना दो, बांट रही दीवार गिरा दो, नई नई तस्वीर बना दो, चौकन्ने दिन रात रहो तुम, तोड़ने वाले तड़ो कबीरा। चौकन्ने दिन रात रहो तुम, तोड़ने वाले तड़ो कबीरा। उठो कबीरा। और देखें कि 2.5 अक्षर गाना होगा, जिस 2.5 अक्षर पे आप आ रहे हैं, जो कबीर का संदेश था प्रेम का। 2.5 अक्षर गाना होगा, साखी सबक सुनाना होगा। 2.5 अक्षर गाना होगा, साखी सबक सुनाना होगा, तुमको फिर से आना होगा, गुस्सा खूब चबाना होगा, खुद को भी बहलाना होगा, देख देख शर्माना होगा, कई बार पछताना होगा, घर घर आना जाना होगा, सबका साथ निभाना होगा, सच्चाई का चाबुक लेकर झूठ की छाती चढ़ो कबीरा। काम क्या है आपका, आज युवाओं का और सबका फर्ज क्या है?
सच्चाई का चाबुक लेकर झूठ की छाती चढ़ो कबीरा। और आखिरी पंक्तियों तक आ रहा हूं, आप सबका साथ चाहता हूं, सुने। दिशा बदल दो, दशा बदल दो, कैसा देश चाहिए साहब। दिशा बदल दो, दशा बदल दो, मार काट का नशा बदल दो। दिशा बदल दो, दशा बदल दो, मार काट का नशा बदल दो। चुभती है जो हवा बदल दो, मर्स पकड़ लो, दवा बदल दो। चुभती है जो हवा बदल दो, मर्स पकड़ लो, दवा बदल दो। खान पान घर पता बदल दो, चूल्हा चक्की तवा बदल दो। फूड फॉर थॉट सब बदलो, खान पान घर पता बदल दो, चूल्हा चक्की तवा बदल दो, ताल बदल दो, कुआं बदल दो, ये सियार हुआ हुआ बदल दो, हाथ बदल दो, दुआ बदल दो, अब तक जो भी हुआ बदल दो। हाथ बदल दो, दुआ बदल दो, अब तक जो भी हुआ बदल दो। नई नई माटी से फिर से इस दुनिया को गढ़ो कबीरा। उठो कबीरा, बढ़ो कबीरा, नई सदी को गढ़ो कबीरा। तो मेरा इसमें संदेश यही है, आग्रह है कि कबीर या राम या कृष्ण सब ने वही काम किया, नानक ने भी वही काम किया, मोहम्मद साहब आए उन्होंने वो किया, जो भी आए जिस पंथ मतलब गौतम बुद्ध सब ने वही काम किया, संत महात्मा सब ने वही काम किया। और अच्छे लोगों ने कि सब लोग एकता के साथ रहो। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, दिक्कत कहाँ आती है, सब एक जैसे हो जाओ, नहीं नहीं, गेंदा गेंदा रहे, गुलाब गुलाब रहे, जूही जूही रहे, चंपा चंपा रहे। सबकी अपनी विशिष्ट और स्वतंत्र खुशबू है, रंग है, पहचान है। वो स्वतंत्र रंग, खुशबू, पहचान बना के गुलदस्ता बने ना, ठीक, भाव एक रहे। समाज को तोड़ना नहीं है, देश को तोड़ना नहीं है, ठीक, किसी का अहित नहीं करना है आदर्शवाद। लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा भी हम अपनाएंगे तो हमारा देश, हमारा समाज बहुत सुंदर होगा, ठीक है ना। तो बेटी बेटी रहे, बहू बहू रहे, माता माता रहे, भाई भाई रहे, वो मिक्सअप उक्सअप मत करो, ठीक है। हर रिश्ता अपना अपनी आइडेंटिटी है। जैसे महिलाओं को लेकर बात होती है, मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बड़ी बहनें हैं और माता जी हैं और पत्नी हैं। तो मैं थोड़ा अतिरिक्त रूप से नारी शक्ति के साथ हूँ, ठीक है। औरत की बात होती, स्त्री की बात होती, भैया वो जितना जैसे पुरुष है ना उतनी ही शक्तिशाली और उतनी ही स्वतंत्र वो खुद है। ये उसका बड़प्पन है कि वो अपने को माँ, बहन, बेटी, पत्नी, दोस्त की भूमिका में स्वीकार कर रही है, तो उसको उसी तरह रहने दो। बेटी का बेटी का मान है, ठीक है, पत्नी का, बहू का, मित्र का, उसी तरह पति का, पुत्र का, भाई का, ठीक। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि देश और सुंदर और समर्थवान तभी बनेगा जब हम सबकी स्वतंत्रता को, उसकी अपनी सीमाएं संविधान भी देता है, कोई स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं कि संपूर्ण है सब कुछ, उसके साथ कई रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, कई सीमाएं हैं। तो सबको स्वतंत्र रूप से उसकी रंग, उसकी खुशबू, उसके बोलचाल, उसके पहनावे, उसके साथ स्वीकारते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर हम चले, तो तभी इंसानियत के हक़ में ये ऐलान होना चाहिए, कोई भी वो पहले वो इंसान होना चाहिए, धर्म, जाति, भाषा, मज़हब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत जय हिंद। जय हिंद। सर, आपने दर्शन और प्रेम की करमबंद रचनाओं से हमारे विविध दर्शकों को जोड़ा है। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस विविधता में आप वर्तमान की राजनीति में कवि और कविता का क्या योगदान देखते हैं? अक्सर ये कहा जाता है और मेरा मानना ये सही भी है कि लोग कहते भी और ये है भी कि राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है साहित्य, रास्ता दिखाने वाली बात है। यस। हैं, कुछ उदाहरण भी लोग देते हैं। अब ये कितना सच झूठ है मुझे नहीं पता, या कितना इसमें तथ्य है कि एक बार नेहरू जी का पैर फिसला था चलते हुए, तो दिनकर जी ने पकड़ लिया था, तो बल्कि में आनंद ही आनंद मजाक में उन्होंने कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य ही संभालता है। अब ये कुछ है, कथा कहानी है जो भी। देखिए, साहित्य ने हमेशा मार्गदर्शन दिया है। आज आपको एक बड़ी सामान्य सी बात बताते हैं, एक रचनाकार यानी कि रचयिता, सर्जनाकर्ता, इसकी भूमिका ईश्वर भी तो रचता है ना। हमको श्री राम जी तक अगर जाना है तो हमको वाल्मीकि बाबा, तुलसी बाबा, ठीक है, निराला जी और न जाने कितने कवियों तक जाना होगा। श्री कृष्ण जी तक पहुंचता है तो सूर, रसखान, इन सब नहीं जाएंगे, मीरा तक नहीं जाएंगे, ठीक। लक्ष्मीबाई को ही पढ़ना है तो हमें सुभद्रा कुमारी चौहान तक जाना होगा। कहने का अर्थ कि रचना धर्मिता ने हर काल में इतिहास रचा है और मार्गदर्शन दिया है। कोई भी शासक हो, आज लोकतंत्र है, कभी लोकतंत्र नहीं था, जनतंत्र नहीं था। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, श्री राम जी को केंद्रित करते हुए श्री राम जी कह रहे हैं कि जाओ अनीत कुछ भाखो भाई, बर जाओ तो मोए भय बिसराई। हो सकता है एक शब्द आगे पीछे हो,
कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी अनीति हो रही है या सही कार्य नहीं हो रहा है, इफ़ यू सी एनी इनजस्टिस यू हैव एवरी पावर टू डिथ्रोन मी। मुझे अगर आप कहीं भी कोई अनीति देख रहे हैं तो आपके पास पूरी शक्ति कि आप मुझे सत्ता से आप विलग कर दें, अलग कर दें। तो ये कविता का तो बड़ा योगदान है। और राजनीति को भी देखिए, इसको गाली बना दी कि गाली नहीं है, ठीक है, गाली नहीं है राजनीति। राजनीति में समग्रता से सम्यक परिवर्तन करने की ताकत है। यही वो धारा जहाँ आदमी तमाम अपनी जीवन की विशिष्ट उपलब्धियों को लेकर के भी आज आदमी कहीं ना कहीं विधायक, सांसद हो जाना चाहता है, मंत्री हो जाना चाहता है, या जो भी राजनीति में जाए, क्योंकि वहाँ पे उसके पास वो अधिकार और शक्ति मिलती है और उसके पास वो अवसर होता है कि वो समाज को। मेरी एक 4 पंक्ति, इससे आपको क्लियर होगा कि राजनीति से अपेक्षा क्या है। कोई कहता बुरी कोई भली है, कोई कहता सियासत दोगली है। कोई कहता बुरी कोई भली है, कोई कहता सियासत दोगली है। मेरी मानो मशालें लेके चलना, ये उम्मीदों की एक अंधी गली है। आप मशाल लेके चलो तो साहस तो करो, उम्मीदों की अंधी गली कुछ भी मिल सकता है वहाँ। सिर्फ राजनीति को गाली देने से नहीं होगा। आप दिन भर राजनीति को ये सब कोसे हैं सारे। तो कविताएं रास्ता दिखाती हैं। कविताएं जब जब आवश्यकता होती है, कविताएं बताती है राजनीति के कि यहाँ तुम्हारा पैर फिसल रहा है, यहाँ तुम गलत जा रहे हो। अपनी नीतियों को देखो, जन आकांक्षाओं को देखो, जन सरोकारों को देखो, जन चेतना को देखो, इसके अपेक्षा अनुरूप नहीं हो रहा। तो कौन बताता है? लेखक, कवि, पत्रकार, सामाजिक चिंतक, ये लोग बताते हैं ना। तो कविता ने हमेशा मार्गदर्शन किया है और मार्ग प्रशस्त किया है। और राजनीति ने भी अच्छे से, ऐसा देखिए हम ही लोग हैं, मैं अपना ऐसे बताऊं अनुभव, कितनी दिक्कतें होती थी। अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पे, मैं किसी दल की बात नहीं विशेष करूंगा ना किसी व्यक्ति विशेष की बात, लेकिन आज आप उड़ के कहीं पहुंच जा रहे हैं, आपको सड़कें अच्छी मिल रही हैं, आपको सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, आपके पास साधन कितने हो गए हैं, ठीक है, शिक्षा से लेकर के और भी न जाने, मतलब रोजगार से लेकर के सब कुछ। तो राजनीति कर तो रही है ना, ठीक है। अब ठीक है, कहीं पुल बनते हैं तो कहीं पुल गिरते भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें जो सदैव रहेंगी। किसी धर्म में, किसी मज़हब में चले जाएं, किसी उसमें चले जाएं, तो जिसे कहा जाता है ना कि अच्छाई बुराई हमेशा रही है, ये द्वैत वाली बात हमेशा रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें रहेंगी, भ्रष्टाचार भी रहेगा, ठीक है, पूरा एलिमिनेशन, कंप्लीट एलिमिनेशन कहीं नहीं होगा, संपूर्ण सफाई कहीं नहीं होगी, लेकिन अनुपात या प्रभाव अच्छाई का बढ़ना चाहिए। तो राजनीति को दिशा, दशा, दर्शन देने का काम कविता ने किया है और सदैव करती रहेगी। इसलिए मेरा मानना है कि कविता एक ऐसी चेतना है, एक ऐसी रोशनी है जो, मतलब एक ऐसा दीप है कविता, एक ऐसा दिया है कविता जो जला करके नष्ट नहीं कर रही अच्छी चीज़ों को। जलाएगी तो कूड़ा जलाएगी, कूड़ा जलाना उचित है। जलाएगी तो पाप और ईर्ष्या जलाएगी, वो जलाना उचित है। वो रोशनी फैलाएगी, ठीक, वो किरणें देगी। मेरी 4 पंक्तियाँ आप सभी नौजवान साथियों के लिए भी है और राजनीति के लिए भी है, कविता के लिए भी। हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मनफाफिक जीवन में नहीं होता, हम जितना चाहते उतना नहीं होता, अपेक्षानुरूप नहीं होता, हमारा चाह नहीं होता, तो क्या हम थकार के बैठ जाए? नहीं, हम अपना काम करेंगे। तब मैं अपनी 4 पंक्तियाँ देता हूँ। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ये आप लोग भी गांठ बांधिएगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से राजनीति और युवाओं को प्रेरित किया। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत। सर, अमोसा के मेला के बिना ये बातचीत अधूरी रह जाएगी। तो पूज्य बाबूजी की ये कालजयी रचना हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कबीर, मेरा प्रयास भी रहता है, लेकिन चूँकि अब पिताजी ने जो कह दिया, जो पढ़ दिया, ये 89 में उन्होंने कविता कैलाश गौतम जी, कीर्तिशेष कवि पूज्य पिताजी कैलाश गौतम जी की कविता अमौसा का मेला पूरी दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय है और विख्यात है। अब चूँकि उन्होंने पढ़ा तो हम जल्दी कभी कोशिश भी नहीं करते, कुछ कुछ पंक्तियाँ याद हैं। देखिए, इसमें भी है कि उस मेले में ही का सजीव चित्रण है, मेले में क्या क्या होता है, कैसे होता है, और कैसे बिना किसी बुलावे के, किसी औपचारिकता के एक पूरी दुनिया करोड़ों लोगों की बस जाती है, एक तंबुओं का शहर बन जाता है वो सारा सब कुछ जो है। तो उसमें पिताजी कहते हैं कि कैलाश गौतम जी की ई भक्ति के रंग में रंगल गाँव देखा, अगल में बगल में सगल गाँव देखा, धर्म में करम में लगल गाँव देखा, अमौसा ना आए चलल गाँव देखा।
एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, ठीक है, और कान्ही पे बोरी कपारे पे बोरा, हाँ, कमरी में केहू और गाई में केहू। अच्छा, मतलब बहुत इसमें एक सजीव चित्रण है पूरे मेले का। जैसे उसमें दो सहेलियां, उस ज़माने में मोबाइल तो था नहीं, संचार के, आप लोग जनसंचार के छात्र हैं, कोई संचार का साधन था नहीं, तो शादी ब्याह होता था तो दो सहेलियां बड़े दिन बाद मिल रही हैं, तो उसका एक चित्रण कैलाश जी करते हैं कि एही में चंपा चमेली भेटैनी है, बचपन का दुनों सहेली भेटैनी, ई आपन गिनावे उ आपन सुनावे, दोनों आपन गहना गदेला गिनावे, अशोका बढ़ौलू अशोका गढ़ौलू, तू जीजा का फोटो ना अब तक पठौलू। पहले तो व्हाट्सएप था नहीं कि भेज दिया, सहेली एक दूसरे शिकायत करे कि अशोका बनौलू अशोका गढ़ौलू, तू जीजा का फोटो ना अब तक पठौलू, हमें सास के आँख का पुतरी तू जाना, हमें ससुर का पगड़ी तू जाना। अच्छा, क्या हुआ कि इसी में तारीफ करते करते क्या हुआ कि दोनों अपने चलत हुए टेम्पो, चलत हुए चक्की हैं, और शहरियों में पक्की देहतियों में पक्की, ठीक है, भैल तू मैं लड़ाई लगनी दोनों, ठीक है, और भैल तू मैं लड़ाई लगनी दोनों, और सिपाही छोड़ावे या साधु छोड़ावे, सिपाही छोड़ावे और हलवाई जैसे कराही छोड़ावे। मतलब इतनी दोनों में लड़ाई होने लगी उन दो सहेलियों में कि जैसे कि साधु सिपाही छोड़ा, जैसे कढ़ाई नहीं हलवाई छुड़ाता है जो जम जाती है। और फिर आखिरी में एक आम आदमी किस तरह से इतने संकटों चुनौतियों से घिरा है, फिर भी वो घर परिवार को समोसा का अमावस, जो हमारे प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेला लगता है 1 महीने का, और हर 6 महीने पे 6 साल पे, हर 6 साल पे अर्धकुंभ होता है 6 सालों पे, और 12वें वर्ष पे महाकुंभ का नाम दिया जाता है, कुंभ लगता है। तो लेकिन उसमें एक आम आदमी जिसके पास बहुत सीमित संसाधन है, गरीब भी है, उसकी बहुत चिंताएं हैं, बहुत उसके ऊपर कर्तव्य है, लेकिन फिर भी वो अपने घर को ले आ रहा। तो उसमें है कि गदोरी में सुरती मलत जात हुआ, ठीक है, भुलौले न भूले पकौड़ी का मरचा, जोड़त हुए खर्चा, ऐसे करके, ठीक है। और खलित्ता में खाली किराए का बूता, खलित्ता मीन्स पॉकेट है, जेब, खलित्ता में खाली किराए का बूता, वो फटल हुए कुर्ता टूटल हुए जूता, ठीक है। तो कहने का मतलब कि है, अच्छा उसमें ये था कि बिहाने कचहरी कचहरी का चिंता है, गौना मसहरी का चिंता। तो वो आदमी, बहन की शादी गौना पड़ा है, घर का खेत खलिहान का काम है, कचहरी का काम है, इन सब पे जूझते हुए भी, ठीक है, यहाँ सबको ले आना है, घुमाना है, खिलाना पिलाना, तो उसकी पूरी तस्वीर, उसका कुर्ता फटा है, जूता फटा है, लेकिन फिर भी तो गदोरी में सुरती मलत जाता हुआ, फिर भी वो निश्चिंता के साथ सुरती मलते जा रहा। तो एक आम आदमी की तस्वीर है, इसीलिए अमावस्या का मेला से हर व्यक्ति आइडेंटिफाई करता है। तो निश्चित तौर पे कीर्तिशेष कवि पिताजी कैलाश गौतम जी की वह रचना है अमावस्या का मेला, जो वैश्विक ख्याति की है। कचहरी है, पप्पू की दुल्हन है, गंगा है, ये सारी। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग कैलाश गौतम जी को इस तरह से याद करते हैं। निश्चित रूप से कैलाश गौतम जी एक ऐसे कवि हैं। देखिए, दिनकर जी ने कहा ना संस्कृति के 4 अध्याय में कि लगभग 50 वर्षों के बाद किसी की स्वस्थ आलोचना होती है, क्योंकि इस दौरान तक, इन 40-50-60 वर्षों तक बहुत लोग जुड़े रहते हैं, आसपास के रहते हैं, राग भी होता है, द्वेष भी होता है, कुछ अपनी सोच होती है, कुछ लोग किसी विंग, जैसे राइट लेफ्ट विंग वाला भी आप कहते हैं, किसी वैचारिकी प्रमुख से जुड़े होते हैं, किसी पंथ, किसी संस्थान के। तो जब 100-50 वर्ष हो जाता है, तब जाके उसकी जो है आलोचना एक स्वस्थ आलोचना होती है। तो कैलाश गौतम जी की कविताओं में बहुत कुछ हुआ, और आगे निश्चित तौर पर उस पर होगा। और ये हम लोगों का भी ऐसा मानना है कि उनको लेकर के अभी बड़ा काम और होना बाकी है, और उनकी रचनाएं तो निश्चित तौर पर आप सबके जनमानस में, और जो जनमानस में सुरक्षित है उसको कोई मिटा नहीं सकता। उसको किसी वाद की ज़रूरत नहीं, उसको किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं, उसको किसी आलोचना की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ मेरा आलोचकों से भी निवेदन है कि थोड़ा अपने, जिसे कहा जाता है ना, राग देश वाली भावना से और पक्ष विपक्ष की भावना से ऊपर उठें, और समग्रता में और निष्पक्षता से देखें कि कौन क्या कर रहा है, और आलोचना करें। तो इससे देश समृद्ध होगा, आलोचना समृद्ध होगी, भाषा समृद्ध होगी, साहित्य समृद्ध होगा। ठीक है। मेरा एक दोहा है सो कॉल्ड लोगों के लिए, बड़े बड़े जो नाम हैं यारो समकालीन, बड़े बड़े जो नाम हैं यारो समकालीन, कदमों के आगे वही हो जाते कालीन, कदमों के आगे वही हो जाते कालीन। तो किसी भी तरह के ऐसे समझौतों में जो कालीन रूपी समझौते हैं या कालीन रूपी सोच है, उसके आगे झुकना नहीं है, और अपना काम ईमानदारी से और निर्भीकता से और निष्पक्षता से करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।